स्वागत है प्यारे दोस्तों आपका दृष्टि के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। अभिनंदन आप सभी का यूपीपीसीएस के लिए यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए जो आपका प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस है उसको डिस्कस करने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हूं। मेरा नाम है डॉक्टर अजय सिंह और मैं आपको यूपीपीसीएस के लिए यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए आपको विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा इन दोनों के लिए पाठ्यक्रम की एक रूपरेखा को समझाने के लिए मैं काम करूंगा आपके लिए। तो दोस्तों पहली बात यह है कि जब कभी आप किसी बड़े एग्जाम में बैठते हैं, चाहे वो स्टेट पीसीएस का हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे कोई भी हो, उसके लिए सबसे पहली एक आवश्यक चीज ये होती है कि आपको उस एग्जाम की रूपरेखा को निर्धारण करना होता है। यानी वो किस एक नेचर का एग्जाम है, आपसे वो एग्जाम क्या चाहता है। इस नेचर के लिए आपको जानने के लिए, इस नेचर को जानने के लिए आपको आयोग के द्वारा दिया गया सिलेबस जो होता है वो सबसे ज्यादा हेल्पफुल होता है। यानी आयोग ने आपको जो सिलेबस उपलब्ध करवाया है वो ये चाहता है कि सिलेबस में से आपको जो है प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको इसी दायरे के आसपास जो है प्रश्नों को सरल करना है। तो दोस्तों अगर आप सिलेबस का जानकारी नहीं रखते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी रणनीति के अंदर काफी बड़ा एक लूप होल रखते हैं, एक बहुत बड़ा ऐसा चीज जो आपको असफल करने में सहायक हो सकता है। इसीलिए किसी भी सिलेबस को पढ़ने के लिए आपको दो प्रकार की दृष्टि की आवश्यकता है। एक तो वो दृष्टि जिसके प्लेटफॉर्म से हम काम कर रहे हैं और दो दृष्टि और हैं। पहली दृष्टि आपकी होती बर्ड व्यू, पक्षी की दृष्टि, और दूसरी होती है वर्म व्यू यानी कीड़े की दृष्टि। जिस तरह से जैसे पक्षी है दोस्तों, जैसे हम पक्षी की बात करें, मान लीजिए कोई पक्षी ऊपर उड़ रहा है तो वो नीचे वाली सभी चीजों पर क्या करता है, ध्यान रखता है कि कहां कौन कौन सी चीज पड़ी है। इसे बोलते हैं बर्ड व्यू, पक्षी के द्वारा चीजों को देखने का नजरिया। और दूसरा होता है वर्म व्यू। वर्म व्यू का मतलब होता है दोस्तों जैसे कीड़ा आपकी सब चीजों को देखता है, कोई कीड़ा है और वो आपका आगे हर चीज को टच करता हुआ जाता है। हर चीज को टच करेगा इसका मतलब सब चीज को वो जानेगा। तो इस प्रकार का जो व्यू होता है उसे बोलते हैं वर्म व्यू। दो प्रकार के व्यूज आपके सिलेबस के लिए आपको बहुत जरूरी है कि आप किस प्रकार से, जब आप लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे होते हैं तब आपके पास में आपका सिलेबस आपके सामने चिपका हुआ होना चाहिए दीवार पे या आपकी नोटबुक के अंदर, ताकि आपको पता चल जाए कि आप किस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, क्या वो सही तरीका है पढ़ने का, क्या हम उससे भटक तो नहीं रहे। ये चीजें जो है आपका सिलेबस जो है वो आपका पूरी भूमिका निभाता है। तो सिलेबस के साथ में काम कर, पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहूंगा कि लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है वो आपकी परीक्षा का एक किस प्रकार का फॉर्मेट रखता है। यहां पर भी जिस तरह से हम देखते आए हैं कि दो चरण होते हैं परीक्षा के, एग्जाम के चरण। परीक्षा के जो चरण है दोस्तों वो दो है। पहला चरण है आपका प्रारंभिक परीक्षा और दूसरा है आपकी प्रधान परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा और प्रधान परीक्षा, यानी अगर मैं इसको इंग्लिश की बात करूं तो आपका प्रीलिम्स और मेंस। अब आपके मन में आ रहा होगा कि इंटरव्यू कहां गया। तो इंटरव्यू के अंदर आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी प्रधान परीक्षा होती है, मेंस परीक्षा होती है, इसमें आपका एक तो लेखन का काम होता है, ठीक है, और दूसरा जो होता है वो आपका इंटरव्यू होता है। लेखन का कार्य होगा मुख्य परीक्षा में और दूसरा होगा आपका इंटरव्यू। ये दोनों मिलकर के आपकी मेंस यानी कि प्रधान परीक्षा की रूपरेखा को तैयार करते हैं। अब जो प्रीलिम्स है और जो मेंस है इसके अंदर आपको किस प्रकार की चीजें देखने को मिलती हैं उसको देखें जरा। जो आपका प्रीलिम्स है, प्री एग्जाम आपके दो एग्जामों से मिलकर के बना है। दो पेपर है इसके अंदर आपके, इस एग्जाम में दो पेपर आपसे लिए जाएंगे प्रीलिम्स के हिसाब से।
पहला आपको लिया जाएगा जीएस का, जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज का आपका मुख्य पेपर होगा पहला, और दूसरा जो होगा वो आपका सी सेट का, जैसा यूपीएससी लेती है उसी प्रकार का। प्रीलिम्स में जीएस जनरल साइंस नहीं है, जनरल स्टडीज है ये, ठीक है। तो जीएस के अंदर आपको 150 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। 150 क्वेश्चन आपको फर्स्ट पेपर यानी कि जीएस के अंदर मिलेंगे, और इसी से ही आपकी मेरिट डिसाइड होती है। जबकि सीसेट के अंदर आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे, और ये क्वालिफाइंग है आपका। 33% आपका इसमें मार्क्स लाना है, और तब आप जाकर के ये एग्जाम आपका क्वालिफाई। अगर ये क्वालिफाई नहीं होता है तो आगे जो है, आगे चल करके आप इस परीक्षा के अंदर सफल नहीं हो पाएंगे, आगे कॉपी चेक नहीं होगी आपकी। तो आपका इसको क्लियर करना बहुत जरूरी है, और उसके बाद फिर इसको चेक होगा, और इसको चेक होने के बाद जो मेरिट डिसाइड होती है वो आपके जीएस के पेपर पे होती है। ध्यान दीजिए, ये भी आपका 200 मार्क्स का है, और ये भी आपका 200 मार्क्स का है। ये 1.33 मार्क्स का अकेला क्वेश्चन आएगा, और यहाँ पर 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। ये आपके प्रीलिम्स के हिसाब से आपको आता है। तो प्रीलिम्स के हिसाब से आपके जो 150 क्वेश्चन है, इसमें आपके साइंस के क्वेश्चन जो है वो वेरी करते हैं। वो हो सकते हैं 15 से 20 के बीच में। विज्ञान के प्रश्न जो है, विज्ञान और विज्ञान प्रौद्योगिकी के प्रश्न जो है वो आपके 15 से लेकर के 20, और अगर मान लो आयोग आप पे मेहरबान हो तो वो 25 क्वेश्चन भी दे सकता है। तो यहां पर आपको ये स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी कि यहां आपको मेरिट बनाने के लिए इस पेपर को बहुत अच्छा करना है, और इसको क्वालिफाइंग करना है, क्योंकि ये मेरिट में जुड़ेगा नहीं नंबर इसका। ये आपके प्रीलिम्स के हिसाब से। अगर आगे चल करके मैं मेंस की बात करूं, मुख्य परीक्षा जिसमें रिटन, जो आप लेखन परीक्षा देंगे रिटन के अंदर, वो प्रधान परीक्षा का पहला हिस्सा है, और प्रधान परीक्षा का दूसरा हिस्सा होता है इंटरव्यू, साक्षात्कार। तब जाकर के आपको क्या करना है वो देखेंगे। तो आपका मेंस जो है, मेंस में आपके 8 पेपर होते हैं। 8 पेपर आपको देने पड़ेंगे मेंस के अंदर। उसके अंदर सबसे पहला आता है सामान्य हिंदी, दूसरा आता है निबंध यानी एसे, 3 नंबर पे आता है सामान्य अध्ययन, फर्स्ट, 4 नंबर पे सामान्य अध्ययन, सेकंड, 5वां जो है सामान्य अध्ययन, थर्ड, छठा सामान्य अध्ययन, फोर्थ, ठीक है। और उसके बाद नंबर 7 पर आपके आता है वैकल्पिक विषय। वैकल्पिक विषय ऑप्शनल, और वैकल्पिक विषय के अंदर आपके 2 पेपर होते हैं। पेपर कितने होते हैं? पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। और ये कौन से पेपर के लिए है? ये 7वें के लिए। तो 7वां पेपर जो बना रहा है वो 2 पेपरों से मिलकर के बना है। तो कुल पेपर कितने हो गए हैं आपके? 8। देखिए 1 2 3 4 5 6 और 2 ये रहे आपके 8 पेपर हो गए। यानी आपके वैकल्पिक विषय जो है उसमें से आपके 2 पेपर बनते हैं। आप जो भी वैकल्पिक विषय चुनते हैं, यानी कि कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट आप चुनते हैं, और आयोग ने आपको 29 वैकल्पिक विषयों से नवाजा है। टोटल कितने हैं? 29। इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आप लीजिए, उसके 2 पेपर आपको देने पड़ेंगे। अच्छा, सबसे बड़ी बात, सामान्य हिंदी जो है वो 150 मार्क्स की, और निबंध जो है ये भी 150 मार्क्स का है। 150 अंक सामान्य हिंदी के हैं, और निबंध के भी आपको 150 मार्क्स। तो 150 और 150 जो है मार्क्स आपके किस किस के हैं? ये आपके सामान्य हिंदी के और निबंध के आते हैं।
सामान्य अध्ययन जो है दोस्तों पेपर मेंस में, उसकी अगर हम रूपरेखा देखें तो सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट 200 मार्क्स का है, 200 मार्क्स, और सामान्य अध्ययन का सेकंड पेपर वो भी 200 मार्क्स का है, और लगातार हर पेपर जो आगे आने वाला है वो 200-200 मार्क्स का है। पेपर फर्स्ट ये भी आपका 200 मार्क्स का है, और सेकंड पेपर जो हो वो भी आपका 200 मार्क्स का है। इसका मतलब ये हुआ कि 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 1200 नंबर तो ये हुए, और 300 नंबर ऊपर है, 1200 और 300 1500। तो टोटल मेंस में आपका कितना मार्क्स रहेगा? 1500। टोटल कितना रहेगा मेंस में? 1500 मार्क्स रहेगा। $1500 मार्क्स का रहेगा। और जो इंटरव्यू है आपका वो आपका 100 मार्क्स का है। तो प्रधान परीक्षा आपकी टोटल कितनी रहेगी? 1600 मार्क्स की रहेगी। 1600 अंकों की जो है आपकी प्रधान परीक्षा रहेगी, जिसमें रिटर्न में आपके 1500 अंक हैं और आपके इंटरव्यू के अंदर जो है वो 100 मार्क्स है। ये आपको एक रूपरेखा अपने दिमाग में रखनी। अब इस प्रकार से मैंने आपको कहा कि मैं आपको विज्ञान और विज्ञान प्रौद्योगिकी के लिए काम करवाऊंगा, तो हमें विज्ञान कहां कहां पर आवश्यक हो रहा है उसको हम देखें। तो यहां एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि जो निबंध का पेपर है, निबंध लिखने पड़ेंगे आपको 3 निबंध जो है दोस्तों, निबंध आपको लिखने पड़ेंगे 3। इसके 3 सेगमेंट हैं, पार्ट क, पार्ट ख और पार्ट ग। 3 हिस्से हैं निबंध में, और प्रत्येक हिस्से में 3-3 निबंध आपको दिए जाएंगे। प्रत्येक में, इसे पार्ट क में भी कितने निबंध दिए जाएंगे? 3। पार्ट ख में भी 3 निबंध दिए जाएंगे, और इसमें भी 3 निबंध दिए जाएंगे। इन तीनों में से एक एक सेलेक्ट करना है, क में से, ख में से और ग में से। ये जो खंड क है और खंड ख और खंड ग, इनमें से आपको एक एक जो है निबंध जो है चुनना है, और कुल मिलाकर के आपको 3 करने हैं सरल। यानी एक इसमें से करना है सॉल्व, एक इसमें से करना है, एक इसमें से करना है, और टोटल कितने हो जाएंगे? 3। और प्रत्येक को आपको कितने वर्ड्स में लिखना है? वो आपको लिखना है करीबन करीबन 700 वर्ड्स। ये भी 700 वर्ड्स में लिखना है और ये भी 700 वर्ड्स में लिखना है। यहां तक शांति बिल्कुल। अगर 150 अंकों का ये है तो 50-50 मार्क्स का एक आपका निबंध हो गया। बेनिफिट यहां पर हमें यह है, जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि इसको हम इतना क्यों निबंध को एलोबरेट कर रहे हैं। ये जो खंड ख है, इसमें जो 3 निबंध आएंगे उसमें से एक विज्ञान, पर्यावरण तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र का होगा। यहां पर हमें यह फायदा है कि 50 मार्क्स का हम यहां से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के कमा सकते हैं, क्योंकि साइंस फील्ड से है ये वाला सेगमेंट। खंड ख जो है उसमें से 3 ऐसे में से, 3 निबंध में से एक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विषय के अंदर आता है। तो अगर हम विज्ञान पढ़ रहे हैं तो ऐसे भी हमारे कंट्रोल में होगा, ये मैं आपको बताना चाह रहा था। तो 300 नंबर आपके हिंदी और निबंध के हो गए, और 1200 मार्क्स आपके जो है, यहां पर मैंने आपको दिखाया 1200 मार्क्स, यहां पर 1200 मार्क्स आपके इस प्रकार के रिटर्न से हैं। पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, थर्ड और फोर्थ यहां 800 मार्क्स, और 200-200 मार्क्स के आपके वैकल्पिक विषय हैं, और 150 प्लस 150 300 नंबर आपके सामान्य हिंदी और निबंध। निबंध आप जो है हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू तीनों विषयों में लिख सकते हैं, ऐसा आपको आयोग ने अनुमित कर रखा है। यानी हिंदी में लिख सकते हो, अंग्रेजी में लिख सकते हो और उर्दू में लिख सकते हो। ये तीनों भाषाओं के अंदर आप निबंध को लिख सकते हो, ये ध्यान रखना। और जो आपकी रिटर्न के अंदर कुल मार्क्स हैं वो 1500 हैं, और साक्षात्कार के मार्क्स जो हैं वो 100 हैं, इंटरव्यू के मार्क्स 100 हैं।
और कुल मिला के इन दोनों को क्या कहेंगे, प्रधान परीक्षा। तो प्रारंभिक परीक्षा केवल क्वालिफाइंग है और प्रधान परीक्षा के अंदर आपको दो सेगमेंट मिलते हैं, एक रिटन और दूसरा मिलता है आपका इंटरव्यू। यहां तक बिल्कुल शांति रहेगी आपको। अब आगे थोड़ा सा बढ़ के देखते हैं कि हमारे जो सेगमेंट है जो साइंस को समर्पित है आपके मेंस के अंदर, वो आपका ये वाला है, थर्ड पेपर। थर्ड पेपर के अंदर आपको विज्ञान और विज्ञान प्रौद्योगिकी मिलेगा। तो हम देखेंगे आगे चल करके उसका सिलेबस क्या है, उस सिलेबस को करने का हम प्रयास भी करेंगे, किस प्रकार से उसको सॉल्व किया जाता है। तो ये दो चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। 200 मार्क्स के अंदर से आपको विज्ञान के कुछ मार्क्स जरूर मिलेंगे, हर बार उसमें होता है 4 प्रश्न 5 प्रश्न आपके आते हैं। मुख्य परीक्षा के अंदर आपको प्रश्न के जो है कुल जो प्रश्न मिलने वाले हैं उसको थोड़ा देख लेते हैं। मुख्य परीक्षा के अंदर आपको मिलने वाले कुल प्रश्न जो है, किसी भी पेपर की बात करूं मैं तो उसमें आपको 20 क्वेश्चंस मिलते हैं। टोटल कितने क्वेश्चंस मिलेंगे पेपर में, 20, जिसमें 10 जो होंगे वो शॉर्ट यानी लघु और 10 जो होंगे वो दीर्घ उत्तर वाले, लघु उत्तर वाले और दीर्घ उत्तर वाले प्रश्न होंगे। लेकिन ये इतने लघु भी नहीं है, इतने दीर्घ भी नहीं है, यानी ये जो 10 प्रश्न हैं लघु वाले, उनके लिए शब्द सीमा 125 है। 125 शब्द लिखोगे आप इसके अंदर। और जो दीर्घ वाले 10 हैं, इसके अंदर जो शब्द सीमा है ये 200 है। कैसे याद रहेगा, 200 अंक का पेपर है, 200 शब्द सीमा। तो ये आपका इस प्रकार से इसको ध्यान में रखते हुए इसको आप करेंगे। 10 प्रश्न ये हैं, 10 प्रश्न टोटल 20 प्रश्न हुए। जो लघु उत्तर वाले हैं 125 शब्दों वाले, वो आपके 10 मिलेंगे और 10 ही आपको मिलेंगे दीर्घ उत्तर वाले, जिसका शब्द सीमा आपकी 200 होती है। ठीक है दोस्तों, इसको एक बार देखिए अच्छे से। इस प्रकार से आपका जो पेपरों का बंटवारा जो हुआ है वो ये किया गया है। इसके अंदर आपको बहुत सी चीजों को जो है देखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, यहां पर हमारे पास में कुछ चीजें इस प्रकार से आती हैं कि हमारा जो इंटरेस्ट का क्षेत्र है वो है आपका ये 3 नंबर वाला सामान्य अध्ययन जो 3 वाला है, 200 मार्क्स। इसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी का सेगमेंट जो है आपको दिया गया है। तो आपको ये रूपरेखा समझ में आ गई होगी कि प्रीलिम्स किस प्रकार से होगा और मेंस किस प्रकार से होगा। तो प्रीलिम्स की अगर हम बात करते हैं, एक बार वापस देख लीजिए। प्रारंभिक परीक्षा के अंदर 2 आपको पेपर मिलेंगे। पहला पेपर आपका होगा जनरल स्टडीज का, और जनरल स्टडीज के अंदर जो है आपको 150 क्वेश्चन मिलेंगे और इसी पे मेरिट डिसाइड होगी। और कुल मिलाकर के आपको यहां पर 200 मार्क्स का मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग भी है, यानी 1.3 नेगेटिव मार्किंग है आपकी, यानी आप 3 प्रश्न अगर गलत करते हो तो एक सही उत्तर भी आपका उसके साथ शहीद हो जाएगा। तो इस चीज का भी थोड़ा विशेष ध्यान रखिए आप। हिंदी और निबंध ये बहुत बड़ा सेगमेंट है आपको मार्क्स देने का, और लगभग सबकी पकड़ होती ही है इसके अंदर मुख्य परीक्षा के अंदर। और प्री के अंदर जो है 100 क्वेश्चन जो आपके सी सेट के आएंगे, और ये आपकी जो है एक क्वालिफाइंग एग्जाम है। 33% जैसे यूपीएससी में लाते हैं, अगर आपने इसमें क्वालिफाइड कर लिए तो ये पेपर आपका क्लियर, और फिर आपका जो है जीएस का पेपर जांच होगा और उसमें से पता चलेगा कि आप उसमें कौन सी मेरिट पे स्टैंड कर रहे हैं। ऐसा करते करते जब आप मुख्य परीक्षा में आएंगे तो फिर आपका आमना सामना 8 पेपरों के साथ में होगा। जैसा कि मैंने आपको बता दिया था, सामान्य हिंदी 150 मार्क्स की है, सामान्य निबंध 150 मार्क्स का, सामान्य अध्ययन फर्स्ट पेपर 200 मार्क्स का है, सामान्य अध्ययन सेकंड जो है 200 मार्क्स का है, सामान्य अध्ययन थर्ड 200 मार्क्स का है। हम इस पे काम करेंगे क्योंकि इसी के अंदर विज्ञान और प्रौद्योगिकी आपकी शामिल होती है मुख्य परीक्षा में, इस सेगमेंट में आएगी। 6ठे नंबर पे सामान्य अध्ययन फोर्थ है और 200 मार्क्स का है, और 7वें नंबर पर वैकल्पिक विषय होते हैं, ऑब्जेक्टिव जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो है। और कुल ऑप्शनल सब्जेक्ट 29 दिए गए हैं बोर्ड के द्वारा, इसमें से आपके 2 पेपर बनते हैं, और दोनों पेपर जो है प्रत्येक पेपर 200-200 मार्क्स का है। प्रत्येक पेपर किस मार्क्स का है, 200-200 मार्क्स का, जिसकी वजह से आपकी रिटर्न के अंदर हम कुल मार्क्स की बात करें तो वो 1500 हो जाते हैं,
और 100 नंबर का आपका साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू होता है। और जो आपके मेंस की परीक्षा के पेपर के आंसर हैं वो आपको 2 प्रकार से लिखने पड़ेंगे। 20 क्वेश्चन टोटल होंगे, जिसमें से 10 लघु उत्तर वाले होंगे, जिसकी शब्द सीमा जो होगी दोस्तों वो आपकी 125 होगी, और दीर्घ उत्तर वाले जो होंगे वो आपकी शब्द सीमा 200 होगी। और यही चीज है जो आपको करना। अच्छा, ये जो प्रश्न होगा, ये वाला प्रश्न जो 10 होंगे ये 8 मार्क्स का होगा, और ये जो बड़े वाला प्रश्न होगा ये 12 मार्क्स का होगा। यानी यहां पर कितने हो गए 80 मार्क्स, और यहां पर हो गए 120 मार्क्स। टोटल कितने हो गए 200 मार्क्स। तो ये आपको चीज थोड़ा सा ध्यान है, ये आपकी रूपरेखा है जो कि आपकी प्री और मेंस के लिए। अब हमारे पास सिलेबस बचता है, सिलेबस को देखते हैं हम किस प्रकार से है। ये आपका प्रारंभिक परीक्षा का जो सिलेबस है उसको बोर्ड ने एक ग्रुप के रूप में दे दिया है, यानी आप इसमें बहुत सी चीजों को ढूंढ सकते हो। बहुत सा लार्ज सेगमेंट आपके सामने, कुछ लाइनों के अंदर बोर्ड ने इसको पूरा करने का प्रयास किया। देखिए जरा, सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान यानी सामान्य विज्ञान के प्रश्न दैनिक अनुभव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब दैनिक अनुभव कह दिया इसने तो एक बहुत बड़ी लाइन आपको कह दी। दैनिक अनुभव का मतलब होता है डेली लाइफ में जो मूलभूत विज्ञान है वो आपका यहां पूछा जा सकता है। और उस डेली लाइफ के अंदर जब आप देखते हो तो उसमें आपके 3 सेगमेंट होते हैं। पहला भौतिक विज्ञान, दूसरा जीव विज्ञान, और तीसरा होता है रसायन विज्ञान। इन तीनों को बेसिक चैप्टर जो आपके बनते हैं, जो 10वीं और 9वीं क्लास में से होते हैं, उन बेसिक चैप्टर्स को आपको पढ़ना पड़ेगा। उसमें से कोई भी प्रश्न आपको दैनिक जीवन पर आधारित हो सकता है, मिल सकता है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिए। तथा प्रेषण से संबंधित विषयों सहित विज्ञान के सामान्य परिबोध एवं जानकारी पर आधारित होंगे। यहां एक बात और भी डेंजरस है जो ऊपर वाली लाइन के साथ जुड़ करके उसे और डेंजरस बनाती, यानी करंट से जोड़ करके, जो करंट में विज्ञान है उसका करंट में क्या पहलू है, उस पहलू से, उस करंट के साइंस को जोड़ करके करंट से, और उसको आप सामान्य परिबोध और जानकारी पर आधारित सभी विषयों सहित जो विज्ञान के साथ में। अब क्या मतलब हुआ इसका? अगर कोई भी ऐसा दैनिक जीवन में अनुभव या प्रेषण है जो कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है जिसमें सामान्य विज्ञान उसमें लागू हो सकता है, जैसे सपोज करिए कि अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो सुलभ सूत्र एक पुस्तक थी जिसके अंदर वेदी के पूरे माप को बताया गया था, या हड़प्पा की ईंटों का एक विशेष माप था। तो विशेष माप जो है उस समय तत्कालीन समय में इतिहास का पहलू था लेकिन विज्ञान से जुड़ा हुआ था। वर्तमान में भी इसी प्रकार की चीजें आपको करंट के साथ जोड़कर किसी भी सब्जेक्ट की हो सकती हैं, लेकिन उसका वैज्ञानिक पहलू काम कर रहा है तो आप उसको क्या करेंगे, जोड़ करके पढ़ेंगे ताकि प्रश्न पूछे जाने की संभावना आपके फेवर में रहे। ये होंगे। अब इसके साथ जब ये आप पढ़ रहे हो तो उसको किस प्रकार से आपको पढ़ना है, इसकी परिधि और सीमा जो है वो बोर्ड ने तय कर दी है। बोर्ड ये चाहता है कि जिसकी किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति जो आराम से पढ़ लिख सकता हो, खासतौर पे ग्रेजुएट होगा वो, अब ग्रेजुएट है तो वो पढ़ लिख सकता है आराम से, सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती, यानी कोई ऐसा व्यक्ति है जो आराम से ठीक ठाक पढ़ा हुआ है और ग्रेजुएशन तक उसने अपना सारा काम पढ़ाई का समाप्त कर दिया है। कम से कम, उससे ज्यादा पोस्ट ग्रेजुएट है, पीएचडी है, डीलिट है, उसके आप कर सकते हैं, लेकिन कम से कम आपने एक क्वालिफाइंग जो डिग्री है वो ग्रेजुएशन की, वो एक ऐसे व्यक्ति को दी जाती है जो कम से कम सुशिक्षित व्यक्ति हो। और बोर्ड ये चाहता है कि सुशिक्षित व्यक्ति की अपेक्षा की जा सकती है कि हम आपसे ये पूछें तो आपको मनाही नहीं होनी चाहिए। अगर हम आपसे ये पूछ लें कि प्रक्षेपण वेग क्या होता है, या प्रक्षेपण गति क्या होती है, या आपका वेग क्या है, गति क्या है, इसके बारे में अगर हम पूछें तो आप मना नहीं कर सकते, क्योंकि आप सुशिक्षित व्यक्ति हैं और सुशिक्षित हैं तो फिर आपसे ये पूछे जाने का अधिकार हमारे पास में है। क्यों, कैसे पता चला आपको
आपने 9वीं 10वीं में पढ़ा था इसको। अगर आप विज्ञान 9वीं 10वीं में साथ साथ पढ़े हो सभी सब्जेक्ट वाले, कोई ऐसा कह सकता है सर मैं तो कॉमर्स का हूँ, तो ह्यूमैनिटी का हूँ, ग्रेजुएशन में मैंने साइंस पढ़ी ही नहीं, तो बोर्ड ये कहता है कि सुशिक्षित 10वीं में हो चुके थे आप, और 10वीं में हो चुके थे तो इसका 10वीं का विज्ञान आपसे पूछा जाना है और वो हम उससे आप पूछ सकते हैं, उसमें हमें कोई मनाही नहीं, और तब आप भी कुछ नहीं कर पाओगे। तो 9वीं 10वीं किताब में से आपको प्रश्न जो है वो पूछ सकते हैं, और व्यक्ति से अपेक्षा भी की जाती, अगर वो कह दे कि सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है तो सल्फ्यूरिक अम्ल की जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर वो कह देता है कि चौक, जो हम जिस चौक से लिखते हैं वो किसका बना हुआ, दांत किसका बना, हमारा पाचन कैसे होता है, हमारा हृदय एक सेकंड में 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आप 10वीं क्लास में सुशिक्षित थे और अब तो ग्रेजुएट हो गए हैं, आराम से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। उसके साथ जिसने वैज्ञानिक विषयों का विशेष अध्ययन नहीं किया है, अब मान लीजिए कोई स्टूडेंट ऐसा है कि जो इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का है और उसने एरोनॉटिक्स के अंदर इंजीनियरिंग की है, तो हम उसकी जो योग्यता है उसकी हम चाहना नहीं करते। हमें ये बिल्कुल ये नहीं काम में लेना है कि कोई वैज्ञानिक खोज के साथ किसी ने अध्ययन किया हुआ और उसके ऊपर आधारित हम ये प्रश्न पूछेंगे कि ये बताओ कि जब मंगल ग्रह पर पहुंचते हैं तब उसके वायुमंडल में कौन कौन से पार्टिकल्स जो है जहाज को खराब कर देते हैं, उन पार्टिकल्स का व्यास बताइए। ऐसा प्रश्न नहीं पूछेंगे आपसे, वो बिल्कुल नहीं पूछेंगे। ये पूछ सकते हैं कि जो मंगल ग्रह है उस पर जीवन की खोज की जा रही थी और कौन कौन से वहां पर अभी तक के अभियान गए हुए हैं, उनसे हमें क्या जानकारी मिलती है, ये पूछा जा सकता सामान्यतः। लेकिन ये नहीं पूछा जा सकता कि मंगल ग्रह पर एक ऐसा इक्विपमेंट पड़ा है और उसके नीचे कुछ चीज छोटे छोटे 3-4 टुकड़े पड़े हैं, उन टुकड़ों की हमें वेट बताओ, तो वो नहीं पूछेंगे आपसे। यानी एक सामान्य व्यक्ति से ये अपेक्षा की जाए कि तुम ठीक ठाक ढंग से जानते हो, 10वीं तक तुमने विज्ञान पढ़ा है, तो इसी लेवल का हम प्रश्न पूछेंगे। तो ये काम आपका 10वीं का ये। लेकिन सर इससे तो हमें कुछ सिलेबस का पता नहीं चल रहा है। 2 लाइनें यहां से निकल गए। एक तो वो कहता है कि प्रेक्षण और संबंधित विषयों सहित विज्ञान के सामान्य परिबोध जानकारी, ये तो आपका टेक्नोलॉजी का पोर्शन आ जाता है, डायनेमिक पार्ट, विज्ञान का डायनेमिक पार्ट आ जाता है, जिसके ऊपर जो है बहुत सी चीजें जो है आप करंट के साथ जोड़ करके, टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ करके उसको काम में लेते हैं। तो आप टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन भी यहाँ छू रहे हैं। उससे पहले वो ये कह रहा है कि सामान्य विज्ञान और दैनिक जीवन का अनुभव, तो यहां तक की जो लाइन है आपकी, वो आपकी 3 चीजों को लाती है। एक तो भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, जीव विज्ञान और रासायनिक विज्ञान, इन 3 चीजों को वो करती है। ठीक है दोस्तों, अब इसका इंग्लिश वर्जन भी इसी प्रकार से है, देखते हैं। जनरल साइंस, क्वेश्चन ऑन द जनरल साइंस will cover general appreciation and understanding of science, including matters of everyday observation and experience, as may be expert of well educated person who has not made a special study of any scientific discipline। यानी एक ऐसा लड़का या ऐसी लड़की जो 10वीं क्लास में विज्ञान को ढंग से पढ़ लिया हो, उसको ठीक ठाक उसके बारे में नॉलेज हो और उसको कुछ पूछें सामान्य दैनिक जीवन के बारे में, विज्ञान से संबंधित कोई बात, तो वो आराम से दे सकते हैं कि साबुन क्या होता है, डिटर्जेंट क्या होता है ना। तो ये चीज उसको पता होनी चाहिए। प्लस साथ ही साथ दैनिक जीवन में जो परिघटनाएं हो रही, उनके साथ भी विज्ञान को जोड़ करके आपको पढ़ना है, जो कि आपका डायनेमिक पार्ट है और उसी को हम टेक्नोलॉजी वाले पार्ट में शुमार करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका प्रीलिम्स का। तो मैंने यहाँ सामान्य विज्ञान को, इस सामान्य विज्ञान के लिए कुछ चैप्टरों को अपने विवेक से रखा है कि आपसे इन पे प्रश्न पूछा जा सकता है, इस पे पूछा भी गया है। मैंने आपके पिछले पेपर्स भी स्टडी किए, तो प्रीलिम्स में इस प्रकार के प्रश्नों को पूछा गया है। कौन कौन से हो सकते हैं वो, यहां देखिए हमारे पास में जनरल साइंस से संबंधित जो मैंने आपको अपने विवेक से जिन पार्ट की, जिन चैप्टर्स की रूपरेखा तैयार की है, वो ये हैं आपके। ठीक है, देखिए जरा, पहला जो आपका सेगमेंट है वो है आपका जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी, दूसरा है भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स, और तीसरा सेगमेंट है आपका रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री। ये 3 खंडों में सामान्य विज्ञान को मैंने प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बांट रखा है। यहां आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। सबसे पहला टॉपिक आता है परिसंचरण यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी हमारे शरीर में परिसंचरण क्या होता है, कहाँ होता है, कैसे होता है।
तो ध्यान रखिए इसमें दो तंत्र काम आते हैं, एक रुधिर परिसंचरण तंत्र, दूसरा लसिका परिसंचरण तंत्र। पहला है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा है लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट है और वही इसमें पढ़ाया जाता है। दूसरा है आपका अंतःस्रावी तंत्र यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम, यानी अंतःस्रावी कुछ ग्रंथियां हैं, कुल मिला के 9 होती हैं ये, और इनसे जो हार्मोन्स निकलता है वही आपको पढ़ना है। और इन ग्रंथियों से जो हार्मोन्स निकल रहे हैं उन हार्मोन्स के डिस्टर्बेंस से, या तो वो हार्मोन्स ज्यादा निकल रहे हैं तो उसको आपके हाइपर सिक्रेटिंग कहते हैं, और जो कम निकल रहा है हार्मोन हाइपोसेक्रेटिंग कहते हैं। तो इनकी वजह से जो रोग होते हैं वो आपको पढ़ने इस चैप्टर के अंदर, जिनको बोलते हैं फंक्शनल डिजीज या कार्यात्मक रोग। इस हार्मोन के साथ साथ में कुछ जानकारी मैं आपको दूंगा, वो होगी आपकी फेरामोन्स के बारे में, और कुछ जानकारी होगी आपकी एंजाइम्स के बारे में। इन पे भी छोटी छोटी जानकारी हम लेंगे ताकि ये प्री के क्वेश्चन को रूपरेखा को बना सकती है। फिर हमारे पास में आता है पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम। मनुष्य में पाचन की क्रिया किस प्रकार होती है? मनुष्य में पाचन की क्रिया को दो भागों में बांट के देखते हैं, एलिमेंट्री कैनाल जिसे आहार नाल कहते हैं, और दूसरा जो सहायक पाचक ग्रंथियां, यानी वहां से हमें एंजाइम्स और अम्ल मिलते हैं। और हर जगह पर मुंह से लेकर के फिर अमाशय में लेकर के और फिर आप नीचे जब जाते हैं तो आपके अग्नाशय और पित्ताशय, यहाँ से भी कुछ पित्ताशय के रस और अग्नाशय के कुछ एंजाइम्स जो है वो उस भोजन में मिलते हैं। फिर भोजन आगे पास आउट होता है, आंतों में भी एंजाइम्स निकलते हैं जो भोजन के पूर्ण पाचन में सहायक होते हैं। उसके बाद भोजन बड़ी आंत मलाशय से होता हुआ गुदा द्वार से बाहर चला जाता है। इस पूरे सिस्टम को हम क्या कहते हैं? पाचन तंत्र। और पाचन तंत्र हमें इससे इसी संदर्भ में पढ़ेंगे। फिर है विटामिन और पोषण। विटामिन और न्यूट्रिशन, ये जो चीजें हैं ये आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। विटामिन उतना ही इंपॉर्टेंट जितना हार्मोन है। तो विटामिन किसने खोजे, कितने प्रकार के होते हैं, उनसे कौन से रोग होते हैं, उनकी कमी से कौन से रोग होते हैं, ज्यादा होने पर क्या होता है, ये हमारे शरीर में क्यों आवश्यक है, इनका क्या काम है, तो वो सारा चीज जो है आपका विटामिन के अंदर आप देखेंगे और विटामिन और पोषण के अंदर आप इसको देखेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी का एक हिस्सा जो पोषण का है वो मैंने यहाँ पर फूड केमिस्ट्री के अंदर रखा हुआ है। इसको क्या है, फूड केमिस्ट्री के अंदर रखा। ठीक है, फूड केमिस्ट्री के अंदर पोषण, आहार और पोषक तत्व, यानी पोषक में, पोषण में हम क्या लेते हैं, भोजन में हम क्या लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स है, वसा है, और ये मिनरल्स हैं, वाइटामिन हैं, प्रोटीन है और लिपिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स है, ये सारी चीजें हम लेते हैं। रफेजेस यानी कि जो आपके रफेजेस का मतलब होता है जो आप सलाद वगैरह खाते हैं उसके जो रेशे होते हैं उन चीज को रफेजेस कहते हैं, रेशे कहते हैं, वो भोजन में नितांत आवश्यक है। तो वो फूड न्यूट्रिशन का काम जो है, फूड केमिस्ट्री का काम हम इसमें करेंगे। इसमें केवल हम विटामिन पढ़ेंगे और पोषण वाला हिस्सा हम फूड केमिस्ट्री वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। फिर हमारे पास में आता है मानव नेत्र, ह्यूमन आई। ये मनुष्य की आंख कौन से सिद्धांत पे काम करती है? मनुष्य की आंख के अंदर अगर रेटिना से पीछे की तरफ अगर इमेज बन रही है तो वो रोग क्या कहलाता है? प्रेसबायोपिया रोग क्या होता है? रतौंधी रोग, और एक होती है आपकी वर्णांधता रोग। ये दोनों आपस में कैसे डिफरेंस है, इनमें क्या अलग अलग चीज है, वो आपकी इस आंख के साथ होता है। क्या मनुष्य की आंख पर टैपिटम का कोई परत लगा होता है जिसकी वजह से रात के समय कुत्ते, गाय, भैंस, बिल्ली की आंखें चमकती है? मनुष्य की आंखें क्यों नहीं चमकती? मनुष्य की आंखें कितनी दूरी तक देख सकती हैं, ये कितने डिग्री एंगल पर देख सकती हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। अकोमोडेशन पावर यानी आंख की समंजन क्षमता क्या है, इसके ऊपर भी आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद में आपके पास एक टॉपिक आता है तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र जो है काफी इंपॉर्टेंट है। 3 प्रकार के तंत्रिका तंत्र होते हैं। पहला होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, फिर होता है आपका परिधीय तंत्रिका तंत्र, और तीसरा होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम और पेरिफेरी नर्वस सिस्टम। तो इससे आपका जो है पूरा शरीर का संचालन होता है, यानी कि एक अंग से दूसरे अंग तक न्यूरॉन कैसे मैसेज को ले जाते हैं, मैसेज को ले जाने के लिए सिनॉप्सिस क्रिया के द्वारा, और साथ ही साथ न्यूरोट्रांसमीटर किस प्रकार से काम करते हैं वो आपको उस चैप्टर के अंदर पढ़ने को मिलेगा। क्या होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर सबसे ज्यादा होता है, खुशी के लिए, हमारी बॉडी में खुशी के लिए कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर काम में आता है, और ये सब चीजें जो है हम इस मानव तंत्रिका तंत्र के अंदर पढ़ेंगे। और ये इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि जब ये हार्मोन सिस्टम के साथ जुड़ता है टॉपिक, तो एक नया शब्द काम में आता है, समन्वय और नियंत्रण।
कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, ये दोनों चीजें जो है मिलकर के पूरे बॉडी का आंतरिक और बाहरी रख रखाव और उसके अंदर एकदम ऐसी सेटिंग करके रखती है कि बॉडी जो है हमेशा हर जगह पर परफेक्ट काम करती रहे। आंतरिक जो आपका संरचनात्मक जो स्ट्रक्चर है उसका वातावरण ठीक करने के लिए उसको होम्योस्टेसिस कहते हैं, इंटीलियर ने इसकी खोज की थी। और ये सारा कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम जो है वो आपका एक तो अंतःस्रावी ग्रंथ जो हार्मोन सिस्टम है और दूसरा तंत्रिका तंत्र है, वो दोनों मिलकर के करते हैं, दोनों मिलकर के करते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास में आता है श्वसन तंत्र, रेस्पिरेशन। सांस में हम क्या लेते हैं, वो अंदर जाकर के क्या काम करती है, कितने प्रकार के श्वसन होते हैं, श्वसन के चरण कितने प्रकार के हैं, बाहरी श्वसन है, परिवहन है, आंतरिक श्वसन है, कोशिकीय श्वसन है। ठीक है ना, यानी किस प्रकार से एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, फिर आपका रेस्पिरेशन, आपका जो परिवहन है आपका वो किस प्रकार से हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन किस प्रकार से हो रहा है ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का, आपका इंटरनल रेस्पिरेशन कैसा है और सेलुलर रेस्पिरेशन कैसा है, वो इस चैप्टर के अंदर हम देखने को मिलता है। तो ये सारा रेस्पिरेशन के अंदर काम करता है। कीड़े मकोड़े, केंचुआ, मछली, ये किस प्रकार से श्वसन करते हैं, पक्षी कैसे किस अंग से श्वसन करते हैं, मनुष्य किस अंग से श्वसन करते हैं, और कोरोना से संबंधित जो अभी कोरोना काल चला उसके अंदर अभी भी वो कंप्लीटली खत्म नहीं हुआ है, तो वो हमारे फेफड़ों को कैसे अफेक्ट करता है, वहां पर कौन सी एक पार्ट स्ट्रक्चर पाई जाती है जिस पर कोरोना का वायरस जो है अटैक करता है और वहां पर वो अटैक करने में सफल भी हो जाता है, वरना पूरे बॉडी के अंदर वो कहीं पर भी सफल नहीं होता है। केवल और केवल फेफड़ों के अंदर जो सफलता उसको मिलती है वो बड़ी लाजवाब है और व्यक्ति को मौत के कगार तक ले जा सकती है, ये आपको देखना है। फिर आपका उत्सर्जन तंत्र है, एक्सक्रिएटरी सिस्टम, यानी आपके शरीर के अंदर से जो वेस्ट मटेरियल है वो किस प्रकार से आपके शरीर से बाहर होता है, इसको बाहर करने के लिए कौन कौन से अंग काम करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो किडनी है, वृक्क, जो आपका सबसे ज्यादा उत्सर्जन का काम करता है, प्लस साथ ही साथ बड़ी आंत है आपकी। ठीक है, आपका उत्सर्जन का काम आपका बड़ी आंत से मलाशय से होता हुआ भी हो रहा है, प्लस श्वसन से हो रहा है, फेफड़ों से हो रहा है उत्सर्जन, त्वचा से उत्सर्जन हो रहा है, त्वचा अपने आप उसको निकाल रही है। तो ये सारा उत्सर्जन का काम जो है इन सभी तंत्रों से होता है, जिसको हम एक एक करके पढ़ेंगे इसके अंदर। फिर है मानव कंकाल तंत्र, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, और साथ में मांसपेशियां। इनके साथ ही साथ एक और भी चीज होती है जिसको बोलते हैं कार्टिलेज, उपास्थियां, जो हड्डियों से तो नरम होती हैं लेकिन मांसपेशियों से कठोर होती है, वो भी इस चीज के साथ शुमार करेगा। किस प्रकार का मानव का कंकाल तंत्र है, आंतरिक है कि बाहरी है, इंटरनल स्केलेटन है कि एक्सटर्नल स्केलेटन है। साथ ही साथ स्केलेटन दो भागों में बटा हुआ, अक्षीय और उपांगीय। अक्षीय कंकाल तंत्र में कितनी हड्डियां हैं, उपांगीय कंकाल तंत्र में कितनी हड्डियां हैं, टोटल कितनी हड्डियां हैं, बच्चों में कितनी हड्डियां, नवजात में कितनी हड्डियां होती हैं, हड्डियों का बनना क्या कहलाता है, हड्डी बनने वाली कोशिका कौन सी होती है, ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, ये सब चीजें इस चैप्टर के अंदर देखते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट क्या होता है, ऑस्टियोक्लास्ट क्या होता है, ठीक है, आपका डेक्सा स्कैन मेथड क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है आपका, और बोन लाइसिस वगैरह है, या बोन के साथ कौन सा बैक्टीरिया लग करके बोन को खराब करता है, स्टेफेलोकोकस बैक्टीरिया किस प्रकार से इसको बीमार करता है हड्डी को, वो सब देखना। सबसे लंबी हड्डी, सबसे मजबूत हड्डी, और हड्डियों की आंतरिक संरचना जो है उसको देखना है, उसमें आपके वॉकमेल कैनाल है, या आपका हैवेरियन सिस्टम पाया जाता है, ये हड्डियों के साथ में ही जुड़ा हुआ। हड्डियों के ठीक बीचों बीच येलो बोन मैरो पाया जाता है, जो कि आपकी फ्लैटेंड हड्डियां हैं, यानी कि शरीर की सबसे लंबी हड्डियां, उसमें येलो बोन मैरो है, वो आगे चल करके रेड बोन मैरो में बदलता है, और रेड बोन मैरो से ही डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स का निर्माण होता है, क्योंकि वो खुद अपने आप में एक स्तंभ कोशिका है, ऐसी है, स्टेम सेल है, ठीक है। तो इस चीज को आपको थोड़ा देखना। उसके बाद हमारे पास में आता है सेल, यानी कि कोशिका। कोशिका, अगर कोशिका नहीं पढ़ोगे तो आगे जब आप मेंस के एग्जाम में बैठोगे तो वहां बायोटेक्नोलॉजी समझ में नहीं आएगी। सेल, और सेल के बाद में आपका सेल डिवीजन यानी कि कोशिका विभाजन है। कोशिका विभाजन के बाद में आपके पास उत्तक है, टिश्यू, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू दोनों के बारे में जानकारी हम लेंगे। और उत्तकों में ही आपको बता दूं कि हमारे शरीर में सबसे कठोर उत्तक जो होता है हड्डी होती है, और सबसे तरल उत्तक कौन सा होता है, वो आपका ब्लड होता है। ये दोनों तरल और संयोजी उत्तक होता है, रक्त जिसे कहते हैं। जनन तंत्र, नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र की सामान्य जानकारी ली जाएगी, और इसी के दौरान जब जनन तंत्र परफेक्टली काम ना कर रहे हो तो हम आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी पात्रे निषेचन का काम करते हैं, जिसकी वजह से
एक बायोटेक्नोलॉजी का सेगमेंट और उभर करके हमारे सामने आता है। और वर्तमान समय में एक नया टॉपिक उसमें भी आ गया है, प्री पेरेंट्स इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर आधारित है, जिसको हम यहीं पर टेक्नोलॉजी वाले पोर्शन में देखें। फिर है आनुवांशिकी और वंशागति, जेनेटिक्स और हेरिडिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें मेंडल के नियम आ जाएंगे। वंशागति, कभी कभी हमें यहाँ पर डाउट होता है कि आनुवांशिकी क्या चीज़ है, वंशागति क्या है, यानी जेनेटिक्स में और हेरिडिटी के अंदर क्या बेसिक डिफरेंस है, इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए, वो चीज़ भी हमें थोड़ा सा निकाल करके लानी है। फिर है प्लांट मार्फोलॉजी, पादप आकारिकी। बॉटनी से संबंधित एक ही टॉपिक मैंने रखा है इसके अंदर जो है आपका प्लांट में फूल कितने प्रकार के होते हैं, फ्लावर्स का पूरा स्ट्रक्चर क्या है, फल क्या होता है, फल कितने प्रकार के होते हैं, पत्तियां कितने प्रकार की होती हैं, लौंग क्या है आपका, आलू क्या है, शकरकंद क्या है, ये सब चीजें जो आपको बतानी पड़ेगी। जड़ें क्या है, जड़ों का रूपांतरण क्या है, ये सब चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। मैं अगर आपसे कहूं कि शकरकंद क्या है तो बोलोगे स्वीट पोटैटो, और आलू क्या है, पोटैटो, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। पोटैटो जो आलू है वो तना है, और स्वीट पोटैटो वो एक जड़ है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान। मानव रोग, मानव के अनेक रोग जो है वो आपके बैक्टीरिया से रोग हो सकते हैं, वायरस से हो सकते हैं, कवक से हो सकते हैं आपके, और हो सकते हैं किसी भी माइकोप्लाज्मा से, प्लस हो सकते हैं आनुवांशिक रोग, प्लस हो सकते हैं हमारे जीवन की जो जीवन शैली है उसके अंदर जो बदलाव आते हैं उससे संबंधित जो रोग हैं वो भी हो सकते हैं यहाँ पर। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है रोग के लिए। तो कुछ टॉपिक्स जो मैंने जीव विज्ञान में जो इंपॉर्टेंट है उनको रखा है, ताकि आपके इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि प्रीलिम्स का पेपर कैसा बनता है उसके ऊपर मैंने इसको रखा। आपके एग्जाम में, प्रीलिम्स के एग्जाम में जो मैंने पेपरों का अध्ययन किया उसमें मुझे जिस प्रकार से प्रश्न मिले उससे मैंने इन चैप्टरों का डिसाइडेशन किया है, ताकि ये आपके ज़्यादा बेनिफिशियल हो। ठीक है, फिर हमारे पास में आता है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सेगमेंट है। इसमें ऊष्मा तथा ताप, हीट एंड टेम्परेचर। पहला, ऊष्मा क्या होती है, ताप क्या होती है, गुप्त ऊष्मा क्या है, आपकी विशिष्ट ऊष्मा क्या है, ऊष्मा संचरण की विधियां क्या है। ठीक है, और किसी भी तापमान को अगर आपस में बदलना हो, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में, सेल्सियस से रीमर में, तब आपको कौन कौन सी चीज़ें काम में आनी है, कौन कौन से फार्मूले काम में आने हैं। तो ये आपके हीट एंड टेम्परेचर के ऊपर काम करती है। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जिसका नाम होता है आपका रुद्धोष्म प्रक्रम, एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं उसे, और उसके अंदर जो है आपका हीट एंड टेम्परेचर पे बड़े अच्छे इंपॉर्टेंट दैनिक जीवन में काम आने वाले एग्जाम्पल्स जो बनते हैं वो आपको यहाँ पर बताने हैं। फिर आपके पास में आती है तरंगे। क्या आती है, तरंगे, वेव्स। वेव्स हम बहुत सारी पढ़ेंगे, इसमें दो क्लासिफिकेशन है आपका, यांत्रिक तरंगे और अयांत्रिक तरंगे, मैकेनिकल वेव्स और नॉन मैकेनिकल वेव्स। फिर आपके इसके आगे चलकर देखेंगे नॉन मैकेनिकल वेव्स में एक हम प्रकाश को पढ़ेंगे, लाइट को पढ़ेंगे, बाकी सब का एग्जाम्पल जरूर देंगे। और इधर यांत्रिक तरंगों के अंदर आप ध्वनि को पढ़ेंगे। ध्वनि और प्रकाश ये दो, ध्वनि का क्वालिटी क्या है, ध्वनि की तीव्रता क्या है, ध्वनि का तारत्व क्या है। ठीक है, परावर्तन, अपवर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन, ये सारे आप प्रकाश के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो वहां पर आपको ध्रुवण क्या है प्रकाश का, ये भी चीजें आपको जो है वहां पर समझनी होंगी। फिर है बल। बल क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा बल शक्तिशाली है विश्व में, और कौन सा ब्रह्मांड का शक्तिशाली है, कौन सा विश्व का या ब्रह्मांड का जो है वो आपका कमजोर बल है, किस बल की वजह से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है आकाशीय पिंडों के अंदर, और कौन सा बल है जो आपके सभी प्रकार की वस्तुओं के निर्माण में सहायक होता है। ये सारा काम जो है आपका इस बल के साथ काम करना पड़ेगा। इसी के साथ घर्षण बल है, वो भी आप देखोगे यहाँ पर, है ना। और घर्षण बल जैसा एक बल द्रवों और गैसों में लगता है, इसका नाम है श्यानता, वो यहाँ पर देखोगे आप। ठीक है, तो ये चीज आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। प्लस उसके बाद आती है गति। गति और बल जो दोनों है एक साथ आने वाले टॉपिक, यानी गति के तीनों नियम, वस्तु पर लगने वाले बल और उसके प्रभावों की जांच करते हैं। तो जो जांच है इसके लिए ये दोनों चैप्टर साथ रहते हैं। तो गति कितने प्रकार की होती है, गति के प्रकार के साथ साथ वो पूछती है कि आपकी प्रक्षेप्य गति जो वो क्या होती है, उसके उदाहरण क्या है। तो नीरज चोपड़ा जी ने जो भाला फेंका था, उस भाले से लेकर के आपको चीजें याद आनी चाहिए, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है और इस पे से क्वेश्चन और इसका एग्जाम्पल बन सकता है।
ऊर्जा, कार्य तथा शक्ति, एनर्जी, वर्क एंड पावर। अब यहां पर समस्या हो जाती है कि ये ऊर्जा क्या है, शक्ति क्या है, इन दोनों में जो है आप कंफ्यूज हो जाते हैं। कार्य करने की क्षमता तो क्या है, ऊर्जा, और कार्य करने की दर क्या है, वो आपकी शक्ति। और कार्य क्या होता है कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल और बल की दिशा में वस्तु का जो विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है, उन दोनों का गुणनफल क्या कहलाता है, आपका कार्य कहलाता है। कार्य, इंटरेस्टिंग बात यह है कि कार्य एक अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी, जबकि ये दो सदिश राशियों का प्रोडक्ट है, फिर भी अदिश है। तो ये एक बड़ी समस्या वाली और बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि दो सदिश राशियों का अदिश जो आपका प्रोडक्ट है वो क्या है, आपका कार्य। आपको थोड़ा समझना चाहिए। विद्युत धारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है आपके ये। विद्युत धारा में से न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं, तो ये चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू से। विद्युत धारा क्या है, विद्युत शक्ति क्या है, प्लस विद्युत को लेकर के कितने पदार्थों में चीजों को बांटा जाता है, विद्युत फ्यूज क्या है, विद्युत सेल क्या है, जनरेटर क्या है, मोटर क्या है, ट्रांसफार्मर कौन से सिद्धांत पे काम करता है, मोटर और आपके जो डायनेमो है यानी कि जनरेटर है, ये आपके कौन से सिद्धांत पे काम करते हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। दाब और प्रणोद, ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग है। दाब और प्रणोद, प्रेशर एंड थ्रस्ट। अगर मान लीजिए मैं किसी व्यक्ति के एक पतली तीखी चीज चुभा दूं, ये दाब है कि प्रणोद है, या रैपट लगा दूं, तो ये क्या है, दाब है कि प्रणोद है। तो ये चीज आपको बताना। रोटी बेलते समय आप दाब लगा रहे हो कि प्रणोद लगा रहे हो। रोड रोलर जब रोड बना रहा होता है वो दाब लगा रहा होता है कि प्रणोद लगा रहा होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये सारी चीजें जो है दाब और प्रणोद के अंदर होती हैं। और जब दाब और प्रणोद लगता है तो यहाँ पर हम पास्कल के नियमों को भी पढ़ेंगे, जो आपके किस प्रकार से काम करते हैं वो भी देखें। दाब में वायुमंडलीय दाब भी आएगा, कैसा होता है, उसका मात्रक क्या होता है, वो भी चीज आपको यहाँ पर देखनी पड़ेगी। दर्पण तथा लेंस, दर्पण और लेंस। दर्पण और लेंस काफी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसके अंदर से हमेशा कोई ना कोई प्रश्न जो है वो पड़ता रहता है। दर्पण का सूत्र क्या है, लेंस का सूत्र क्या है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, लेंस कितने प्रकार के होते हैं, उपयोग क्या है, गाड़ियों का रेयर दर्पण है, फ्रंट दर्पण है, वो किस प्रकार से है, मिरर उसमें कहाँ लगा होता है, ये चीजें आपको पता। एटीएम के अंदर जब जाते हो तो एटीएम मशीन पे कुछ दर्पण लगे होते हैं, दो, वो कौन से दर्पण होते हैं, इसके बारे में भी आपको बताना पड़ेगा। फिर है केशिकत्व। केशिकत्व, कैपिलरिटी, यानी कि कांच की पतली नलियों में जो आपका द्रव ऊपर चढ़ता है या नीचे उतरता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिलरिटी। इस पे बहुत से एग्जांपल्स बड़े इंटरेस्टिंग है, और यही चीजें, दीपक में तेल चढ़ना जो है वो आपका केशिकत्व का उदाहरण है। इस तरह से आप चीजों को जोड़ करके पढ़ सकते हैं। पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर जैसे पानी की बूंद का गोलाकार रूप ले लेना, साबुन के जो घोल का झाग या बुलबुले उत्पन्न करना, कपड़ों में से मैल निकल जाना, ये आपका पृष्ठ तनाव के कारण होता है। तो ये दोनों टॉपिक जो है फिजिक्स और बायोलॉजी, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने निकाल करके रखे हैं ताकि एग्जाम में आपके ये काफी हेल्पफुल हो। फिर आपके पास में रसायन विज्ञान का सेगमेंट बचता है। रसायन विज्ञान के अंदर सबसे पहला टॉपिक जो है वो आपका रहता है अम्ल, लवण और क्षार, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। अम्ल, लवण और क्षार, यानी अम्ल क्या है, बेस क्या है ना, क्षार क्या है, और प्लस इसका लवण क्या होता है, पीएच स्केल क्या है, पीएच वैल्यू क्या है, कौन से पदार्थ का पीएच कितना होता है ना, ब्लड का कितना पीएच है, पेशाब का कितना पीएच है, या किसी भी ऐसी चीज को जो आपके लिटमस पेपर को नीला कर दे या लाल कर दे, वो क्या चीज हो सकती है, ये चीज सारी जो है आपकी अम्ल, लवण और क्षार के अंदर आती है। तो फिर है रासायनिक अभिक्रियाएं, काफी इंपॉर्टेंट है। कितने प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, योगात्मक कौन सी है, विखंडनकारी कौन सी है आपकी, प्रकाश अभिक्रियाएं कौन सी होती हैं आपकी, है ना, पुनर्वितरण वाली कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं, ये सारी चीजें अभिक्रियाओं के अंदर आती। रासायनिक अभिक्रिया का संतुलन कैसे होता है, रासायनिक अभिक्रिया जो है उसको तीर जहां लगा होता है उसका क्या अर्थ होता है, रिएक्टर्स क्या होते हैं, क्रियक क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं, ये सब चीजें आपको इस चैप्टर में मिलेंगे। एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक है बहुलक, पॉलीमर्स। बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं हर स्टेट के द्वारा। तो आपके बहुलक जो है वो आपके क्या होते हैं,
कितने प्रकार के होते हैं, बहुलक के टाइप्स क्या हैं, आपको अगर बैकलाइट पूछा जाए तो ये कैसा बहुलक है, पॉलीथीन पूछिए तो कैसा बहुलक है, टेफ्लॉन का क्या काम होता है, कहाँ काम में लेते हैं, आधुनिक जो इलेक्ट्रिक स्विच लगे हुए हैं, जो स्विचेस होते हैं व्हाइट व्हाइट कलर के, या एसी का कैबिनेट बना हुआ, ये कौन सा आपका पॉलीमर है, कौन सा पहला धागा था जो अर्ध संश्लेषित था, कौन सा पहला प्लास्टिक था जो अर्ध संश्लेषित था, नेचुरल प्लास्टिक कौन सा होता है, प्लास्टिक भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और एक थर्मोप्लास्टिक होता है, तो उसमें बैकलाइट कौन सा है, थर्मोसेटिंग है या थर्मोप्लास्टिक है, ये इस प्रकार के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, है ना। फिर है आपके पास साबुन और अपमार्जक, सोप एंड डिटर्जेंट। साबुन क्या होता है, अपमार्जक क्या होता है, साबुन के क्या गुण ज्यादा है, अपमार्जक के क्या गुण ज्यादा है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इनकी प्राप्ति के स्थल क्या है, इनमें एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या है, वो क्या चीज है जो आपका अपमार्जक है। बाकी तो फिलर तो बहुत सारा है, लेकिन उसमें एक्चुअल अपमार्जक कितना है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। प्लस साबुन जैव निम्नीकरणीय है, अपमार्जक जैव निम्नीकरणीय नहीं है, तो अपमार्जक से बहुत से नुकसान होंगे, कौन कौन से होंगे वो पढ़ने हैं। सीमेंट, वर्तमान समय में कंस्ट्रक्शन के लिए जो सीमेंट काम में लिया जाता है, इसके घटक कौन कौन से, इनके जो मध्यवर्ती आपके पॉलीमर्स बनते हैं इसके अंदर वो कौन कौन से होते हैं, हाइड्रेशन क्या होता है, आरसीसी क्या होता है, कंक्रीट क्या होता है, या आपका मोर्टार क्या होता है, ये सब चीजें भी इसके अंदर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। कांच, ग्लास, ये भी आजकल अप्लाइड साइंस के अंदर पूछा जाने वाला है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कांच कितने प्रकार के होते हैं, कांच का गलनांक कितना है, कांच के कंटेंट क्या क्या है, कांच के बेसिक कंटेंट क्या है, कलरफुल कांच कैसे होते हैं आपके, और आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ग्लास जो कैसा होता है आपका, है ना, ऐसे फाइबर ग्लास कौन से होते हैं, बुलेट प्रूफ कांच कौन से होते हैं, चश्मों में कौन से कांच लगते हैं, कोई फाइबर का नाम हो तो भी बताया जा सकता है। परमाणु और अणु, ये केमिस्ट्री का ढांचा है, यहीं पर सब कुछ है, यानी परमाणु से अणु बना, अणु से द्रव्य बना, मैटर, मैटर कब उस द्रव्य कब द्रव्यमान के अंदर, मास के अंदर इंक्रीट हो जाता है, कौन से पार्टिकल से, जैसे घोस्ट पार्टिकल्स कहते हैं, वो आपके क्या है, द्रव्यमान को निर्माण करते हैं। तो घोस्ट पार्टिकल्स क्या होते हैं ये भी पता होना चाहिए, भूतिया कण। उसके बाद फिर बनता है आपका पदार्थ, पदार्थ की अवस्थाएं कितनी हैं, पदार्थ कितने प्रकार का होता है, पदार्थ से क्या बनाया जाता है, ये सब चीजें भी आपको इसके अंदर देखनी पड़ेगी। हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन्स और हाइड्रोकार्बन, कई प्रश्न आपके आए हुए भी हैं। एलपीजी क्या होती है आपकी, सीएनजी क्या है आपकी, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन क्या चीज है, कितने कितने कार्बन वालों को हम कौन सा नाम देते हैं। प्लस साथ ही साथ हमें ये पता चलता है कि हाइड्रोकार्बन जब पढ़ रहे होते हैं तो फिर आगे अल्कोहल बनने का काम किस प्रकार से होता है, ये सब चीजें जो है, आपके क्रियात्मक समूह क्या होते हैं, है ना, रासायनिक अभिक्रियाओं में बड़ा काम आता है। ये पोषण और आहार का तो मैं आपको यहाँ बता चुका हूँ, जो हम यहाँ पर देखेंगे। ईंधन, कौन कौन से ईंधन है जो हम काम में लेते हैं, इसमें ऑक्टेन नंबर भी एक चीज आती है, वो अपस्फोटन कहते हैं, वो पूछते हैं। कौन कौन सी ईंधन का ऊष्मीयमान क्या होता है ये पूछा जाता है, तो ये पूछ। तत्वों का वर्गीकरण, यानी जो पीरियोडिक टेबल है उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो है यहाँ पर रखा हो, डिटेल नहीं करेंगे इसकी, ब्रीफ इंट्रोडक्शन। तो ये विज्ञान के अंदर जो है, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान को मैंने लिया है, एक बार आप इसको देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि यूपीपीएससी यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर कौन कौन से सेगमेंट मेंस के अंदर आते हैं, वो पाठ्यक्रम कौन सा है, सिलेबस कौन सा है, उसको हम बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारे पास में जो सामान्य अध्ययन पेपर थर्ड, जैसा कि मैं आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर बता चुका हूं कि किस प्रकार से पेपर बनता है, प्री के अंदर कितने क्वेश्चन आते हैं, मेंस के अंदर हर टॉपिक में कितने प्रश्न आएंगे, प्लस उनका वेटेज कितना कितना है। ऐसे के अंदर भी मैंने बताया था कि जो खंड ग था उसका जो थर्ड ऐसे का सेगमेंट था, उसके अंदर साइंस से संबंधित ऐसे जो है वो आता है, तो साइंस आपको वहां भी फलीभूत होगा, तो साइंस जो है वो आपको हर जगह पर काम करेगी। तो सामान्य अध्ययन का पेपर थर्ड जो है उसमें जनरल स्टडीज का, वहां पर आपको मुख्य परीक्षा के अंदर विज्ञान और प्रौद्योगिकी ये दोनों सेगमेंट मिलते हैं दोस्तों, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। तो इसमें कौन कौन से सेगमेंट्स जो हैं आपके पाए गए हैं उनको हम देखते हैं कि कैसे कैसे उनको करना। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंदर सबसे पहले आता विकास एवं अनुप्रयोग, यानी किस प्रकार से विज्ञान प्रौद्योगिकी का विकास हुआ
और उसका एप्लीकेशन वाला पार्ट यानी कि अनुप्रयोग वाला पार्ट कौन सा है, कैसा है और किसके संदर्भ में देखना है हमें, यह चीज देखनी है दैनिक जीवन के। दैनिक जीवन में जो साइंस और टेक्नोलॉजी है, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के मुख्य परीक्षा का एक हिस्सा है, उसने ये कहा है हमसे कि यहां पर विकास और अनुप्रयोग किसके, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के, किससे रिलेटेड होंगे, वो होंगे आपके दैनिक जीवन से एवं राष्ट्रीय सुरक्षा में, तथा भारत की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति। यानी यहां पर 3-4 टॉपिक आ गए हैं हमारे। पहला सबसे इंपॉर्टेंट, भारत की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति क्या है। दूसरा, किस प्रकार से विज्ञान प्रौद्योगिकी का विकास हुआ और उसके एप्लीकेशंस कौन कौन से हैं और दैनिक जीवन में उन एप्लीकेशन का यूज है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उस एप्लीकेशंस का क्या यूज है जिनको हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी में देखते हैं। तो दोस्तों यहां पर जैसे रक्षा हुआ, आपका रक्षा प्रौद्योगिकी हुई, वो आपकी क्या करती है, राष्ट्रीय सुरक्षा के अंदर काम करती है। नई टेक्नोलॉजी, आईटी सेक्टर है, ये सब को सब आपके जो है रक्षा प्रौद्योगिकी के लिए और दैनिक जीवन के लिए भी काम करते हैं। अगर हम कहें बात कंप्यूटर साइंस की, कंप्यूटर साइंस की सूचना और प्रौद्योगिकी की बात करें तो वो यहीं पर आपका सेगमेंट आ जाता है, जिसकी वजह से एक लंबा विस्तृत एरिया खुल जाता है आपकी मुख्य परीक्षा के लिए। तो बहुत से सेगमेंट्स हैं जिसमें आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के, आपकी डीआरडीओ की महत्ता को लेकर के सब कुछ एप्लीकेशंस वहां पर आ जाती है। तो ये चीज जो है काफी प्रोमिनेंट है, काफी बड़ा हिस्सा है। और साथ ही साथ भारत की विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो नीति है वो किस प्रकार से वैश्विक पटल पर वो किस तरह से काम कर रही है और हमारी ये नीतियां विश्व को कैसे प्रभावित करती है, यानी हमारा दबदबा किस प्रकार से बना रहता है। तो वो सारी चीजें जो है दोस्तों हमने इस सेगमेंट के अंदर पढ़नी है। अगर हिंदी इंग्लिश की बात करें हम, तो यहां पर यह होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स एंड एप्लीकेशंस एंड एवरीडे लाइफ एंड नेशनल सिक्योरिटी, इंडियाज साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी। काफी इंपॉर्टेंट है ये, सीधा सपाट क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर। पॉलिसी के ऊपर बहुत सी चीजें वेरी करती है। तो यहां पर आपके समझ में इतना आ गया होगा कि विकास कैसे करना है, उसका कहां से स्टार्ट करना है। यहां तक अगर हम कहें कि दूध को दही बनाने की प्रक्रिया अगर हम बायोटेक से स्टार्ट करते हैं, तो बायोटेक का आज का पोर्शन कैसा है, आईवीएफ तक पहुंच गया है ना, इनविट्रो फर्टिलाइजेशन तक। तो ये पूरा जो है आपको गैप किस प्रकार से भरना है, उसके ऊपर समय समय पर जो टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है और वो अब तक कैसा रहा है, उस विकास यात्रा को जो है यहाँ पर देखना है। प्लस विकास के साथ साथ उनका अनुप्रयोग भी हम लगातार देखते चलेंगे, ताकि कौन कौन सा एप्लीकेशन, कौन सी टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन है और उसका उपयोग भारत के अंदर किस प्रकार से उसकी नीतियों को प्रभावित करता है और भारत उसकी किस नीतियों के लिए कार्य कर रहा है और राष्ट्रीय सुरक्षा का उससे क्या जुड़ाव है। बहुत ही खूबसूरत टॉपिक को बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक दूसरे के साथ जोड़ करके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इसको प्रस्तुत किया है, जो आपकी मुख्य परीक्षा का फर्स्ट सेगमेंट है। सेकंड सेगमेंट के अंदर हम देखते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां। जितने भी इंडियन साइंटिस्ट रहे हैं या भारतीय मूल के साइंटिस्ट रहे हैं, उनकी क्या उपलब्धियां रही। प्राचीन काल से हम देखते अगर आएंगे तो वहां से कुछ चुनिंदा भारतीय जो वैज्ञानिक हैं, उनकी क्या क्या उपलब्धियां हैं, उनकी कौन कौन सी साइंस एंड टेक्नोलॉजी को समर्पित उनके कार्य हैं, उनके ऊपर एक छोटा टॉपिक बनता है जिसके ऊपर किसी एक को पूछ लिया जा सकता है। मान लीजिए कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में अगर आपसे पूछ लिया जाए, तो मिसाइल मैन के बारे में आपको सब कुछ लिखना है। क्या उनका मेन क्या उनका बैकग्राउंड रहा, साइंस जो उनकी साइंस फील्ड से था, उनके पारिवारिक को नहीं देखना है, उनके साइंस फील्ड से उनकी उपलब्धियां क्या रही, भारत सरकार के अंदर उन्होंने किस प्रकार से योगदान दिया इस रक्षा प्रौद्योगिकी के अंदर या किसी और टेक्नोलॉजी के अंदर। तो ये चीज यहां पर आती है ना। प्रौद्योगिकी का देसीजीकरण, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और इसको हम देसी भाषा में कहें तो बोलते हैं जुगाड़। मान लीजिए प्लास्टिक की सड़कें एक बड़ा कॉन्सेप्ट है भारत के अंदर, और जितना भी वर्स्ट मटेरियल है प्लास्टिक के रूप में, उनकी इतनी ज्यादा आपकी मूल्यवान नहीं है वो, तो उन सब को हमने सड़क बनाने के लिए काम में लिया ताकि हमें एक बढ़िया सड़क मिल सके, उसका देशीजीकरण किया जा सके। और अगर हम देखें एक और चीज इसके साथ जुड़ी हुई, जैसे तेजस के अंदर कावेरी इंजन लगा है और ये पूरी तरह से भारतीय देन है, यानी भारतीयों के द्वारा बनाया गया। प्लस इसके साथ क्रायोजेनिक इंजन, क्रायोजेनिक इंजन जो है वो भी आपका स्वदेशी है,
क्योंकि हमने सबसे पहले अमेरिका को बोला कि प्लीज हमें ये क्रायोजेनिक इंजन दीजिए, हमें पृथ्वी की जो बाहरी सीमा है यानी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में जो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, वहां पर जाने के लिए हमें क्रायोजेनिक इंजन चाहिए। और क्रायोजेनिक इंजन हमें चाहिए जिसकी वजह से हम इस चीज को काम को पूरा कर सके। तो अमेरिका ने मना कर दिया कि नहीं देंगे। हम क्या करते, हम रशिया के पास गए, रशिया से पूछा कि हमें ये क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी दे दीजिए या लीज पे दे दीजिए। तो रशिया चूंकि हमारा पुराना मित्र है, उसने स्वीकार कर लिया हमारा ये प्रस्ताव। लेकिन वहां से फोन आया दन के अमेरिका से कि इनको नहीं देना, क्योंकि इनके पास एक बहुत जबरदस्त टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है जुगाड़, और ये कुछ ना कुछ कर देंगे। तो दोनों तरफ से हाथ खाली रह गए। फिर भारतीयों ने तमिलनाडु के अंदर महेंद्रगिरी पर अपना पूरा वर्चस्व दिखाया और वहां पर फैक्ट्री डाली इसकी, किसकी, क्रायोजेनिक इंजन की। तब से हम बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस में हैं और अमेरिका को बोलते हैं 3 के साथ 1 फ्री देंगे, ले जाइए। तो इसका मतलब हमने क्या किया कि प्रौद्योगिकी के देशीजीकरण कर दिया। रेमडेसिविर जो दवाई थी, देशीजीकरण के कारण इतनी जबरदस्त कामयाब भी रही। और जो भी चीज भारतीय परिवेश में भारतीयों के लिए काम कर रही है, इसको क्या कहते हैं, देशीजीकरण कर दिया। जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है आपका ये लगा हुआ है। अगर अग्नि 5 के ऊपर बात करें, अग्नि 5 और अग्नि 6 जो अभी वर्तमान में निर्माणाधीन है, इसके अंदर जितनी भी टेक्नोलॉजी लगी है वो आपका देशीजीकरण का ही परिणाम है। और इंटरकॉन्टिनेंटल ये मिसाइल जो है, 2 महाद्वीपों के बीच में काम करने वाली जो मिसाइल है, ये इस वक्त अधिकांश देशों की चिंता का विषय है। बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस इसकी, और सारा का सारा काम क्या है आपका, ये देशीजीकरण के ऊपर हुआ है। ठीक है ना, देशीजीकरण के ऊपर हुआ है। और यहां पर ही चीज जो है वो आपको इंपॉर्टेंस ही दिखाती है इसकी कि अग्नि 5 जो है वो किस प्रकार से काम कर रही है। ठीक है, दूसरा जो है आपका दोस्तों, ये 2 आपके इस प्रकार के सीकर्स लगे होते हैं। सीकर्स जो है वो किसी भी चीज को, किसी भी प्रोग्राम को देखने और ढूंढने के लिए, तो हम पहले रशिया के ऊपर आधारित थे, फिर हमने स्वयं का बना लिया। रशिया को बड़ा एतराज भी हुआ इसके लिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हमने अपना काम किया, सीकर्स को बना लिया है, जिसकी वजह से ये भी आपका देशीजीकरण के अंतर्गत आता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आपका यही होता है। साथ ही साथ नवीन प्रौद्योगिकियों का विकास, कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजीज हैं जिसके ऊपर विकास का काम चल रहा है। यहां देखें हम तो हमारे पास भारत में अनेक प्रकार का हमने टेक्नोलॉजी को जो आईटी सेक्टर के अंदर है उसको काम में लिया, और वर्तमान मोदी सरकार ने इसको जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ पूरे भारत के अंदर इसको डिजिटल इंडिया के रूप में काम में लिया। और ये इस वक्त बूम पर चल रहा है कि डिजिटल इंडिया जो किस प्रकार से काम कर रहा है, बहुत सी टेक्निक्स इसके साथ जुड़ी हुई है। प्लस साथ ही साथ हम अगर ये बात करें कि जितने भी हमने इस वक्त डिफेंस के अंदर नए प्रयोग किए हैं डीआरडीओ के द्वारा, उन नवीन प्रौद्योगिकियों के द्वारा जो विकास किया गया है वो सब हमारे लिए बेहतरीन काम कर रहे हैं। ना केवल भारत के लिए, हो सकता है वैश्विक पटल पर भी कुछ नवीन जानकारियां हो, जैसे क्रिस्पर Cas9 जो आपकी टेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। इस प्रकार की टेक्नोलॉजीज जो है वो आपको नवीन प्रौद्योगिकी के अंदर जो है उसका विकास दर्शाती है। तो ये भारत में भी हो सकता है और वैश्विक पटल पर भी हो सकता है कि कौन सी चीज है। अभी जैसे एक 3 पेरेंट्स जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन वाला सेगमेंट जो माइटोकॉन्ड्रिया को समर्पित है, तो ये भी एक आईवीएफ का एडवांस रूट, नई टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं। तो नई टेक्नोलॉजियां जो है, बारीक या पतली टेक्नोलॉजी जिसको नैनो टेक्नोलॉजी में शुमार है, उसमें कौन कौन से नए मुद्दे, नए उसके आयाम खुल रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमने उसके पूरे आयामों को देखा ही नहीं है। और वो आयाम जब धीरे धीरे खुल रहे होते हैं तो हमें नई टेक्नोलॉजियों को प्रदान करते हैं जो कि धीरे धीरे हमारे काम को आगे बढ़ा रही है। जैसे वर्चुअल रियलिटी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, टीओटी है, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजीज है। इस प्रकार की चीजें जो है वर्तमान समय में काफी बूम पर हैं, जो कि आपके इसका हिस्सा हो सकती हैं। यहाँ पर प्रौद्योगिकियों का हस्तांतरण, टीओटी, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी कहते हैं इसको, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। इसके ट्रांसफर होने के बहुत से काम, फंडिंग होना इसका, उसको और सक्सेसफुल बनाना, या उसकी सक्सेसफुल दर को जो है बढ़ा देना, या उसके अंदर और नई चीजों का इनोवेशन कर लेना। ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी जो इसके लिए बहुत सी एजेंसीज काम करती हैं, जिसे टीओटी एजेंसीज कहते हैं। उनमें खास तौर पर अगर पैसिफिक
जगह पर काम करने वाली खासतौर पर टीओटी को देखिए, पैसिफिक के लिए करें एपीसीटीटी, एपीसीटीटी एशिया पैसिफिक, यानी कि एपीसीटीटी क्या है आपकी, एशिया पैसिफिक सेंटर फॉर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, एशिया पैसिफिक सेंटर ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ये चीज जो है वो एशिया के अंदर काम करने वाली जो संस्था है, इसको आप देखिए, ठीक है ना। ये आपका काम जो है ये आपके वैश्विक पटल पर काम करती है, एपीसीटीटी, और पैसिफिक एशिया के अंदर, एशिया और पैसिफिक रीजन के अंदर ट्रांसफर करवाती है टेक्नोलॉजियों का, जिसके लिए वो ट्रांसफर होने के बाद और ज्यादा परिष्कृत हो जाए, और ज्यादा उन्नत हो जाए, उसके सक्सेसफुल रेट बढ़ जाए और ज्यादा से ज्यादा वो लोगों के काम आए। इसको बोलते हैं आपके प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, यानी कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, टीओटी, टॉट। ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसको एक बार देख लीजिए किस प्रकार से ये टीओटी जो है वो आपका काम कर रही है, और ये ज्यादा से ज्यादा जो है फंडिंग के लिए काम होता है। इसके लिए क्या होता है, फंडिंग के लिए काम होता है। जब मान लो धन की आवश्यकता है, तो ये सपोज करिए मैंने एक चीज का इन्वेंशन किया, अब मेरे पास धन खत्म हो रहा है, तो मैं किसी एजेंसी को कहूंगा यार ये मेरा प्रयोग है, इसको थोड़ा सा फंड दिलवा दीजिए। कोई एजेंसी उसका काम करेगी और किसी के साथ जोड़ेगी, तो वो फंड देगा और वो मेरा प्रयोग जो है और ज्यादा आगे जाएगा। लेकिन उस संस्था को जिसने फंड दिया है उसका भी नाम उसके अंदर शामिल हो जाए। तो ये चीज जो है इसी प्रकार से, जैसे अभी वर्तमान समय में जो कोरोना के लिए अलग अलग वैक्सीन आई है अलग अलग कंपनियों के द्वारा, ये एक प्रकार का टीओटी का ही उदाहरण होता है, यानी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का ही उदाहरण होता है। द्वि अनुप्रयोग एवं अनुप्रयोग क्रांति, द्वि अनुप्रयोग एवं क्रांतिक अनुप्रयोग प्रौद्योगिकियां, यानी कि ड्वेल एंड क्रिटिकल यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी, ड्वेल एंड क्रिटिकल यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी, यानी हम किस प्रकार से किसी एक प्रौद्योगिकी को दो शब्दों में दो अलग अलग काम के अंदर ढाल सकते हैं। जैसे अगर हम भारत में बात करें तो परमाणु शक्ति जो है ना, परमाणु शक्ति जो है उसको हम दो प्रकार से काम में ले सकते हैं, सैन्य और असैन्य। परमाणु शक्ति को दो भागों में बांटकर हम देखते हैं, पहला सैन्य और असैन्य। यानी परमाणु टेक्नोलॉजी को हम भारत में दो प्रकार से बांट करके देख सकते हैं। पहला तो है आपका जो डिफेंसिंग यूज के लिए आ रहा है, दूसरा जो सिविलियंस यूज के लिए आ रहा है। अगर मैं असैन्य की बात करूं तो यहाँ पर आपकी परमाणु भट्टियां जो है वो काम करती है, जो ऊर्जा का एक बहुत बड़ा स्रोत भी है हमारे पास, और भारत में ऐसे बहुत से परमाणु रिएक्टर काम कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें ऊर्जा का उत्पादन इस परमाणु शक्ति से मिल रहा है। अगर मैं सैन्य शक्ति की बात करूं परमाणु के संबंध में, तो यहां पर परमाणु बम की बात कर सकते हैं जो डिफेंस के लिए काम करता है। तो यानी ऐसी आपकी परिपाटियां जो कि टेक्नोलॉजी के अंदर काम करती हैं वो दोहरे नेचर की हो और क्रिटिकल के ऊपर भी काम करती हो, यानी कि ऐसी चीज जो दोनों के बीच में बड़ी बारीकी सी के साथ जुड़ी हुई हो, ठीक है ना, और बहुत बारीकी से जुड़ी होने के कारण जो है वो आपका काम और बेहतर करा सकती है। तो भारत के अंदर इस प्रकार की मैंने जो विधि बताई है, ऐसा टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत जगह लगा हुआ है। तो टेक्नोलॉजी के बहुत से आयाम जो है इसी प्रकार द्वि अनुप्रयोग के द्वारा और क्रांतिक अनुप्रयोग प्रौद्योगिकियों के साथ में जुड़ा होता है, जो कि आपके इस सिलेबस के, मेंस के सिलेबस का एक प्रमुख हिस्सा है। तो कौन कौन सी ऐसी क्रांतियां होंगी वो इसका मुख्य आधार बनेगी, जो कि आपको एग्जाम के अंदर प्रश्न के रूप में मिल सकती है। इसको करंट से भी जोड़ के देखा जाएगा कि करंट के साथ कौन कौन सी चीजें इसके साथ जुड़ती हैं जो आपको इसको सॉल्व करने में और मदद करती है। ठीक है दोस्तों, अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडिजिनस देशजीकरण ऑफ टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी टीओटी, नया डेवलपमेंट कैसा हुआ, ट्रांसफर कैसा हो रहा है, ड्वेल एंड क्रिटिकल यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी, जो कि मैंने आपको अभी अभी इसके बारे में परिचर्चा की। आगे देखते हैं हम, हमारे पास में आता सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, यानी आपके पास में संचार और सूचना दो चीजें हैं। संचार और सूचना दोनों अलग अलग चीज है।
संचार प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी ये भी दो अलग अलग चीज है। तो सूचना को किस प्रकार से बिना किसी बाधा के, बिना इंटरप्शन के, बिना उसके किसी और चीज का उसमें मिल जाना या उसको दूषित कर देना, ये वो मूल फॉर्म में ना रहना, उससे बचाने के लिए हम कौन सी टेक्नोलॉजी को काम में लेते हैं, कौन से संचार उपग्रह है हमारे पास, आईटीसी के कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं, उनकी रेंज क्या है, उनका नेटवर्क के साथ किस प्रकार से जुड़ाव होता है, वो सब चीजें जो है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के अंदर हम देखेंगे। इसके साथ जो कॉमन चीज और मिलती है हमें, वो है आपका अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, स्पेस टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहली बात, स्पेस क्या है, और स्पेस के बाद हम स्पेस में किस चीजों को रखेंगे, उपग्रहों को। तो उपग्रहों के बारे में भी जानकारी होगी, जैसा कि इसमें डायरेक्ट शो नहीं होता, लेकिन पृथ्वी की कक्षाएं, पृथ्वी की कक्षाओं की उपादेयता, कौन सी कक्षा में कौन सा उपग्रह जाता है। अगर उपग्रह रहेगा तो साथ में उसका लॉन्चिंग व्हीकल भी रहेगा, प्रक्षेपण यान रहेगा, तो अगर वो रहेगा तो उसका ईंधन भी साथ में रहेगा। तो ये सारी चीजें जो है जुड़ करके किसके अंदर आ रही हैं, आपकी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अंदर आ रही। यानी स्पेस टेक्नोलॉजी वाला जो सेगमेंट है वो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट होकर के यहां पर उभर रहा है। काफी है और होना भी चाहिए, क्योंकि बहुत सी टेक्नोलॉजियां जो है इस पे लगी हुई है, और वैश्विक पटल पर ये सबसे ज्यादा फलने और फूलने वाली टेक्नोलॉजी है, जो कि आपकी इस समय स्पेस के साथ पूरे विश्व के साथ होड़ मची हुई है कि हम कहां कहां पर जाकर के अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मंगल के लिए भी अगर हम बात करते हैं, मंगल ग्रह के लिए, चंद्रयान के लिए और सूर्य के लिए हमारे पास बहुत सी जैसे परियोजनाएं हैं, आदित्य परियोजना है, तो वैसा वैश्विक पटल पर भी बहुत कुछ है जिनको हम इसके अंदर देखेंगे। फिर है हमारे पास में कंप्यूटर। कंप्यूटर के बारे में हम पढ़ेंगे, कंप्यूटर क्या है, कौन कौन से सेगमेंट होते हैं, कौन से पार्ट होते हैं, कंप्यूटर से जुड़े हुए कौन से प्रोटोकॉल्स होते हैं, या कंप्यूटर जहां पर काम ले रहे हैं उसकी उपादेयता क्या है, कंप्यूटर के आकार के आधार पर कितने प्रकार होते हैं, उनमें सुपर कंप्यूटर कौन से लेवल पर आता है, भारत का इस समय सबसे सुपर कंप्यूटर लेटेस्ट कौन सा है, कौन से नंबर पर है, वैश्विक स्तर पर फर्स्ट नंबर पर कौन सा कंप्यूटर है, वो जो जापान का है, और वो जापान का कौन सा है वो आपके मन में अब तक आ जाना चाहिए। अगर नहीं आया है तो ये हम क्लास में डिस्कस जरूर करेंगे कौन सा है क्या है। ऊर्जा के स्रोत यानी एनर्जी के सोर्सेज कौन कौन से हैं वैश्विक पटल पर वर्तमान में, क्योंकि ऊर्जा हमेशा किसी देश के लिए उसके डेवलप्ड होने का सूचक होती है। तो आपकी जल विद्युत ऊर्जा कौन सी है, आपकी पवन ऊर्जा कौन सी है, आपकी तापीय ऊर्जा कौन सी है, आपकी स्वागर तापीय ऊर्जा कौन सी है, आपकी परमाणविक ऊर्जा कौन सी है, सारी चीजें जो है वो आपकी इस सेगमेंट के अंदर से पूरी होती है। ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से। फिर आपके पास में नैनो प्रौद्योगिकी यानी नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी ने 2 बार इस 20वीं और 21वीं सदी के अंदर आपका वर्चस्व दिखाया है और 2 बार नोबेल प्राइज अब तक ले चुकी है। और नैनो के साथ दिन बाय दिन नई टेक्नोलॉजियां जुड़ी रहती हैं, बारीक प्रौद्योगिकी के रूप में, पतली प्रौद्योगिकी के रूप में। हम इस समय जिस टेक्नोलॉजी को हम देख रहे हैं उसमें भी नैनो का बहुत बड़ा रोल रहा है। आजकल टीवी कहाँ टंग जाते हैं, दीवार पे टंग जाते हैं, है ना, पतले पतले सेलफोन्स आ गए अपने पास, बहुत कुछ। और क्वांटम डॉट्स जिसे हम कहते हैं वो भी हमारे पास में है, तो वो सब नैनो टेक्नोलॉजी के देख। भारत में नैनो टेक्नोलॉजी का विकास किस प्रकार से हुआ, ये भी इसका एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। सूक्ष्म जीव विज्ञान यानी कि माइक्रोबायोलॉजी, ध्यान दीजिए, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर वे जीव जिनको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं और उनको लिए हमें इक्विपमेंट काम में लेना पड़ता है जिसका नाम है माइक्रोस्कोप। तो उनकी क्या एक्टिविटीज होती हैं, वो हमें किस प्रकार के रोग दे सकते हैं या हमारे लिए लाभकारी हो सकते हैं, वो सब जो है आपका इस बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर देखेंगे। इसी से जुड़ी हुई आती बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी यानी जैव प्रौद्योगिकी। इसमें बहुत से सेगमेंट्स हैं। इसमें सेगमेंट्स में जैसे आप देखिए क्लोनिंग आता है ना, आईवीएफ आता है इसके अंदर, है ना, स्टेम सेल टेक्नोलॉजी आता है। ये सारी चीजें जो है आपकी इस बायोटेक्नोलॉजी कर है। और ये वर्तमान में इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि जो टीका बनाने की जो क्रियाविधि है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर काफी प्रोमिनेंटली उभर के सामने आई है। फिर हमारे पास में आई प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जागरूकता, यानी आपने प्रौद्योगिकी तो डेवलपमेंट की है लेकिन आप इस प्रौद्योगिकी का कोई मिसयूज ना कर ले, उसके लिए आपकी जानकारी होनी चाहिए उसके बारे में, उसको कैसे सुरक्षित रखा जाए, कैसे गलत हाथों में पड़ने से रोका जाए। तो उसके लिए बहुत से प्रावधान किए गए। उनमें से एक पहला है बौद्धिक संपदा अधिकार। इसके अंदर क्या होता है, आपकी जो भी टेक्नोलॉजी या कुछ आपने इंटेलेक्चुअलिटी को दिखाया है उसको सुरक्षित रखने के लिए
सरकार एक बॉन्ड बनाती है कि आप इतने समय तक इस चीज को यूज दे सकते हैं, पर्टिकुलर एज उस टाइम पीरियड होता है, तो उसके बाद फिर वो सार्वजनिक कर दी जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अधिकार है डिजिटल अधिकारों से संबंधित मुद्दे। अभी वर्तमान समय में ओटीटी प्रोग्राम जो है वो बहुत जबरदस्त ओवर द टॉप जो प्रोग्राम है सबसे तेज चलने वाला है, जैसे आपका नेटफ्लिक्स है, अमेजन प्राइम है। इस प्रकार की चीजें जो है आपसे पैसे लेकर के आपको नेटवर्किंग के साथ जोड़ के आपको नए नए प्रोग्राम्स दिखाती है, लेकिन ये फ्री में नहीं दिखाती है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, सब्सक्रिप्शन में आपको धन देना पड़ेगा, और इसीलिए इसके मुद्दे जो है वो उभर के सामने आए हैं और ओटीटी के साथ बहुत से क्रिटिकल मुद्दे भी जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर कौन कौन सी चीजें हैं, कौन से अधिकार हैं, उनकी हम बात करेंगे। कौन कौन से आपके ऐसे अधिकार हैं जिनको क्रॉस नहीं किया जा सकता या कितने समय तक क्रॉस नहीं किया जा सकता, उन सभी के बारे में परिचर्चा जो है हम इस सेगमेंट के अंदर करेंगे, जो कि आपके मुख्य परीक्षा का सबसे प्रोमिनेंट होगा। तो दोस्तों, ये आपका हिस्सा जो मैंने आज डिस्क्राइब किया, ये मेंस के लिए ही बनाया गया था। प्री के लिए एक पहले सेगमेंट में बना चुका हूं, उस सेशन को आप देखिए। उसमें मैंने पेपर को किस तरह से डील किया गया है, प्रीलिम्स का पेपर कौन सा आएगा, उसमें कितने सेगमेंट होंगे, प्लस मेंस के अंदर कितने पेपर होंगे, उसके अंदर कितने मार्क्स का होगा। वो मेंस के अंदर भी मैंने आपको बताया कि पेपर के अंदर 20 क्वेश्चन आएंगे। 20 क्वेश्चन जब आएंगे उसमें से 10 छोटे होंगे, और 10 छोटों का मतलब क्या है आपका, वो आपके 125 वर्ड्स के होंगे, और 10 बड़े होंगे। 10 कैसे होंगे, बड़े होंगे, और ये आपके करीबन 200 शब्दों का होगा, 200 वर्ड का होगा। ये 8 नंबर का है, ये 12 नंबर का है, 80 नंबर का ये हो गया, 120 नंबर का ये हो गया, और कुल मिलाकर के कितना हो गया, 200 मार्क्स का हो गया एक पेपर। तो इस प्रकार से चीजों को आपको देखना पड़ेगा। और इसके साथ दोस्तों मैं आपको ये फिर बता दूं कि अगर आपका प्रयास बिल्कुल दृष्टि टीम के साथ पॉजिटिव और एक महत्वपूर्ण क्षेत्र की तरफ जाता है और अध्ययन की तरफ आपको प्रेरित करता है, तो ये सबसे अच्छी बात होगी। और इसके साथ मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं हमारे इस पीसीएस कोर्स के सेगमेंट के साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।